future bureaucratic. So, our today's topic is classification of psychological disorders. कि हम देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासिफिकेशन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को देखते हुए, यानी जहनी हालत को देखते हुए हमारी क्लासिफिकेशन किस तरह की है बीमारियों की। ये एक सामने आपके फ्लो शीट डायग्राम बनी हुई है। एंजाइटी बेस्ड डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, ट्रांजिट पर्सनैलिटी ऑर्डर्स एंड कैरेक्टर डिसऑर्डर्स। एंजाइटी बेस्ड डिसऑर्डर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, प्रोबिक डिसऑर्डर एंड पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर के आगे फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस हैं: स्मेटोफॉर्म डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आगे स्मेटोफॉर्म डिसऑर्डर की भी 5 जो हैं कैटेगरीज हैं: कन्वर्जन डिसऑर्डर, हाइपोकोंड्रियासिस, स्टिग्मेटाइजेशन डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मोर्फिया एंड पेन डिसऑर्डर। फिर बात अगर करें मूड डिसऑर्डर की, इसके भी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं: मेजर डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। कैरेक्टर डिसऑर्डर्स की भी फर्दर 4 कैटेगरीज हैं: ड्रग अब्यूज़, स्टिमुलेंट्स, अल्कोहल अब्यूज़ एंड एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये सारी जो हैं अभी हमने डिस्कस करनी है वन बाय वन। एंजाइटी, बेसिकली एंजाइटी क्या है? ठीक है, एंजाइटी जो है वो 2 तरह से हो सकती है, फिजिकली भी और सब्जेक्टिव भी। फिजिकली से मुराद ये है कि ट्रेम्बलिंग होगी, स्वेटिंग होगी, पसीना आता है जब हमें एंजाइटी हो रही होती है। ठीक है, हम ट्रेम्बल करते हैं, कांपने लग जाते हैं, बीपी हमारा शूट कर जाता है, हाई हो जाता है, फेंटनेस होती है, हमें धुंधला धुंधला से नज़र आने लग पड़ता है, और क्या होता है कि टेकिकेंदिया होने लग पड़ता है, और हमें डर होता है कि मतलब अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। सब्जेक्टिव किस तरह से होती है कि हम परेशान होते हैं, वरिंग, फियर ऑफ डिसऑर्डर, मतलब हमें ये लगता है कि हमें कुछ हो जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी। फियर ऑफ लूजिंग सम नर्वस, ठीक है, हमें डर होता है कि कहीं हम पागल ना हो जाएं। ये सारी जो है सब्जेक्टिव मूड होते हैं एनजाइटी के। जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर क्या है? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हाई लेवल एनजाइटी है, फ्रीक्वेंट होता है। फिजिकल सिम्टम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है कि एक्सेसिव कंजेक्टिव इन 2 और मोर लाइफ सिचुएशंस फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। फोबिक डिसऑर्डर क्या है कि द इरेशनल फियर ऑफ ऑब्जेक्टिव और इवेंट्स, यानी फोबिक का क्या मतलब होता है? डर। फोबिया का मतलब जहाँ पे भी आ गया उसका मतलब है डर, यानी यहाँ पे हमें एंजाइटी होती नहीं है लेकिन हमें डर होता है कि हमें एंजाइटी हो जाएगी, तो उसका ही हम इतना डर ले लेके अपने ऊपर तारी करके जो है वो खुद को एंजाइटी करवा लेते हैं। स्पेसिफिक फोबियाज, हमें किसी भी चीज़ का डर हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्लोज स्पेस, अगर कोई बंदा जो है उसको किसी चीज़ से डर लगता है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मैं कहूँ कि मैं अगर बंद कमरे में चली जाऊँ या किसी ऐसी जगह पर चली जाऊँ जो सारी बंद बंद हो, ठीक है, तो मुझे उस चीज़ से डर लगेगा, तो उस चीज़ को बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। और जाहिर है जब मुझे डर लगेगा तो फिर मैं क्या होंगी, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, मुझे डर लगेगा, ऐसे डर लगेगा जैसे अभी कोई आ जाएगा, या मेरा सांस बंद हो जाएगा। ये सारे इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को झूलों से डर लगता है, ये सब के अपने अपने जो है वो होते हैं, और फिर हम उस चीज़ को ले लेके जो है वो क्या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। सोशल फोबिया, किस लोगों को सोशल फोबियाज़ होते हैं? सोशल फोबिया मतलब यानी वो लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते। ठीक है, जब वो लोगों के बीच में जाते हैं तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उन्हें लोग जो है वो अच्छे नहीं लगते, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, तो उन्हें फिर लोगों से फोबिया होता है। अगर उन्हें लोगों के बीच ले जाएं तो वो जो है अजीब तरह के लग रहे होते हैं कि पता नहीं कौन आप बीच में आ गया। ठीक है, एग्रोफीबिया, एग्रोफीबिया क्या है कि द फियर ऑफ गोइंग आउट, ठीक है, बाहर जाना। फिर पैनिक डिसऑर्डर्स, पैनिक डिसऑर्डर का मतलब है कि आपने टेंशन ले ली किसी चीज़ की, ठीक है, फिर आपको पैनिक अटैक्स होते हैं, यानी आप टेंशन ले लेते हैं, सोचते हैं, इससे आप नोज़िया होता है, दिल ख़राब आपका रहता है, हर टाइम आपका दिल ख़राब होता रहता है, लास्ट मिनट्स आवर्स में होते हैं। ठीक है, मोर कॉमन होता है वुमन के अंदर, वुमन को जो है वो पैनिक अटैक्स होते रहते हैं, औरतों को ज़्यादातर ये होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये कहता है कि डिसेबलिंग कंडीशन जो होती है वो रिकरेंट होती है, टाइम ऑब्सेशन और कंपल्सिव के अंदर होती है। ऑब्सेशंस क्या हैं? परसिस्टेंट अनवांटेड थॉट्स दैट आर अनरीजनेबल, यानी बंदा ऐसे ही सोचता रहता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं होती, लेकिन बंदा जो है वो खामखा सोच सोच के राई का पहाड़ बना लेता है और परेशान जो है वो होता रहता है। फिर है जी पोस्ट ट्रोमेटाइजेशन, यानी ट्रॉमा की फेज़ गुजर चुकी है, उसके बाद जो है हमें अटैक्स हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बहुत करीबी जो है वो किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तब तो जाहिर है हर किसी को ही परेशानी होती है, बंदा जो है वो सदमे में होता है। लेकिन जब वो वाक़या गुजर गया, ठीक है, उसे 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो उसके बाद जो आपकी कैफियत हो रही है, मतलब आप सोच रहे हैं खुद से कि अब वो चला गया, अब ये क्या होगा, वो मुझे अकेला छोड़ गया, पहले वो ऐसे करता था, मैं अकेला क्या करूँगा, ये वो।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं एंजाइटी में। अब हम देखेंगे कॉजेज़ क्या हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स के। बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जिसमें टेम्परामेंट, न्यूरोकेमिकल एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं। कंडीशनिंग एंड लर्निंग के अंदर क्या है कि हम कुछ चीज़ सीखते हैं। डिफरेंट कंडीशनिंग के टाइप्स विषय पढ़ चुके हैं ना, ऑब्जर्वेशनल, लेटेंट, ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। पेरेंट्स जो हैं वो पास करते हैं एंजाइटी में। कुछ जो है वो इस तरह की एंजाइटी होती है कि वो माँ से भी बच्चे के अंदर शिफ्ट हो जाती है। यानी फॉर एग्जांपल माँ अगर ज़्यादा सोचती है तो बच्चा भी फिर जो है वो ज़्यादा सोचता है। कोग्निटिव फैक्टर्स वो हैं जो हमारे ब्रेन के साथ रेलिवेंट होते हैं। यानी एक बंदा जो है, ठीक है, उस सोचता है वो क्या, कि वो सोचता है कि मुझे ये ख़तरा हो जाएगा, ठीक है। पीपल प्रोन टू एंजाइटी सीज थ्रेट्स इन एवरी सिचुएशन। यानी कोई भी सिचुएशन हो वो बंदा बस कहता है कि मैं फंस गया हूँ। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो सोच सोच के जो है वो फंस जाता है। पर्सनैलिटी, सम ट्रेट्स आउट ऑफ बिग 5 ट्रेट्स आर मोर प्रोन टू एंजाइटी, न्यूरोटिज्म, ठीक है। ये सारे रीजंस हैं इसके। आप डिफरेंट काइंड हमने पीछे पढ़ा था। स्मेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर सोमा जो है हमारी बॉडी इंक्लूड होती है, ठीक है। ये 30 साल के बाद पहले जो है वो हो सकता है और बाद में रह सकता है काफ़ी साल तक, ठीक है। तो इसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं। सेक्सुअल सिम्टम्स भी हो सकती हैं, ब्रेन रिलेटेड भी हो सकती हैं, जीआई सिम्टम्स और पेन सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर्स वो हैं जो पार्शियल और कम्प्लीटली जो है लॉस हो जाता है हमारी विजन का। जब हम ज़्यादा परेशान रहते हैं तो हमारी जो है नज़र ख़राब हो सकती है, सुनने वाली जो है वो हिस्स ख़राब हो सकती है, हमारा पूरा जो जिस्म है वो भी फालज का अटैक हो सकता है। हाइपोकोरिएंडियासिस क्या है कि अगर हम ज़्यादा परेशान रहेंगे, सोचते रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि हम जो है उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग जाएंगी, हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो इफ़ेक्ट होगा और फिर ज़ाहिर है सारी बॉडी के फंक्शन जो हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगे। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर्स के अंदर क्या होता है कि ये हाइपोकोरिएंडिन से थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अंदर क्या होता है कि डिजीज एसोसिएटेड टू सिम्टम्स, बट इन सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर द मेन कंसर्न इज सिम्टम। बॉडी डायमॉर्फिक डिसऑर्डर क्या है कि ये मोस्टली कॉमन होता है टीन एजेस में, यंग अडल्ट के अंदर। इसमें क्या करते हैं, जिसको डर लगता है वो क्या कहता है कि वो शीशा नहीं देखता, ठीक है, उसे डर लगता है, उसे अजीब अजीब से ख्याल आते हैं शीशा देख के। एक्सेसिव एक्सरसाइज वो करता है, ठीक है। कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज करते हैं, स्किन पिकिंग करते हैं, चेंजिंग क्लॉथ्स एक्सेसिवली, ठीक है। कुछ इस तरह के लोग होते हैं वो दिन में 4-4 5-5 दफ़ा कपड़े बदलते हैं। एक्सेसिव जो है ग्रूमिंग का किसी को शौक होता है, कैमोफ्लेज, ये सारी भी परेशानी की आदत हैं। आपने देखा होगा अक्सर आप लोगों को देखें कि वो जब परेशान होते हैं या उंगलियों में से पटाखे निकालने लग पड़ते हैं, ठीक है, या नाखून चबाने लग जाते हैं, या उन्होंने कोई चीज़ पहनी होती है, रिंग वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह, उसको छेड़ते रहते हैं बिला वजह। तो ये सारी चीज़ें वो सिम्टम्स होती हैं। पेन डिसऑर्डर्स, कुछ लोगों को आपने देखा होगा ऐसे ही बैठे बिठाए जो बार बार हाथ धोते हैं, बार बार हाथ धोने की उन्हें आदत होती है। तो ये सारी जो है अब नॉर्मल बिहेवियर की निशानियाँ होती हैं, क्योंकि आम बंदा तो इतनी दफ़ा हाथ नहीं ना धोता उठ के। फिर पेन डिसऑर्डर्स हैं कि क्रॉनिक पेन जो है एक्सपीरियंस होती हैं किसी भी पेशेंट को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से। जब हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम क्या कर रहे होते हैं, सही है। फिर DSM-5 देखते हैं कि ये क्या है। ये भी डिफरेंट डिजीज़ डिसऑर्डर्स ही हैं इंटेलिजेंस को लेके और बिहेवियर को लेके कि किस तरह से मूड स्विंग्स होते हैं। अब मूड डिसऑर्डर्स हैं। मूड डिसऑर्डर्स का क्या मतलब है कि हमारे मूड को लेते हुए, हमारे बिहेवियर को लेते हुए हम जो है वो किस तरह से शो करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ओवर टॉकिंग। बहुत से लोग होते हैं जो ज़्यादा बातें करते हैं, ठीक है, अपनी सुनाते हैं, दूसरों की नहीं सुनते, ये भी एक डिसऑर्डर ही है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हैं, ओवर जेनरसिटी है, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी बंदे की निशानियाँ हैं। डिस्ट्रैक्शन है, इरिटेबिलिटी, ग्रैंड साइज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, एक्टिविटी, स्लीप, लोग कम सोते हैं, ठीक है, एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, टॉकेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मूड स्विंग्स के ऊपर हमारे काम करती हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं जो फिर आगे जाके एज के साथ साथ जो है वो ज़्यादा होते जाते हैं। फैक्टर रिलेटेड टू मूड डिसऑर्डर, फैक्टर कौन कौन से हैं? न्यूरोपेनेफ्राइन एंड सेरोटोनिन, ये हमारे 2 हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो इफ़ेक्ट होते हैं हमारे मूड के साथ। न्यूरोनेफ्रिन जब ज़्यादा होगा तो फिर हमें नतीजे के तौर पे क्या होगा, मैनिया। और अगर न्यूरोनेफ्रिन जो है हार्मोन कम होगा तो फिर क्या होगा, डिप्रेशन होगा। मैनिया का क्या मतलब है कि खुशी होगी, सही है। तो सेरोटोनिन की अगर कमी होती है, ठीक है, तो फिर नोरेपेनेफ्राइन की भी जो है वो ऑब्वियसली कमी हो जाएगी। और जब कमी होगी तो फिर क्या होगा, डिप्रेशन होगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं कि हमारा दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, बॉडी किस तरह से काम कर रही है और हम क्या सोच रहे हैं। लर्न हेल्पलेस एंड होपलेसनेस,
कुछ लोग हैं उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमसे कोई प्यार नहीं करता, ठीक है, हम बेबस हैं, यानी अगर हम कभी फंस गए कोई हमारी मदद नहीं करेगा, मतलब कोई उम्मीद नहीं है। तो इस तरह के लोग भी जो हैं फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेजर डिप्रेशन इन कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि ये वो एज होती है जब आप बाहर निकलते हैं, लोगों को देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा होना आप शुरू होते हैं, ठीक है। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। मेल और फीमेल को डिपेंड करता है कि किस तरह के डिप्रेशन हो सकते हैं। मेल जो है वो कहते हैं सोशल लाइफ, ठीक है, आपको पता है आदमियों की क्या जिम्मेदारी है, आदमियों की जिम्मेदारी है ना घर संभालना है। तो जाहिर है जब वो कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उन पर थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने घर को संभालना है, देखना है, ठीक है, जिम्मेदारियों ऊपर वाली पूरी करनी है, सोशल लाइफ को देखना है। वोकेशनल डिसीजंस हैं, आपको पता है लड़के जो हैं उन्हें घूमने फिरने का शौक़ होता है, खाने पीने का शौक़ होता है, उन्होंने बाहर जाना होता है, तो ये सारे डिसीजंस उन्होंने करने होते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं वो फेल ना हो जाएँ, ठीक है। सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो हैं इस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं उनको। इस वक्त पे जो है वो डायर नीड होती है उनको, लेकिन जब नहीं मिलता तो जाहिर है फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऑब्वियसली कॉलेज स्टूडेंट्स की शादियाँ तो नहीं ना हो जाती, बहुत कम ही होती हैं। सो पीयर प्रेशर, घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि तुमने पढ़ना है, कुछ बनना है, ठीक है, इधर नहीं जाना, बाइक नहीं लेके जानी, जल्दी घर वापस आना है। तो ये भी जो है वो प्रेशर ले लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स, हालांकि वो हमारे भले के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर समझते नहीं हैं, इस एज के अंदर अभी उन्हें इतनी मेच्योरिटी नहीं होती, तो फिर वो सोच सोच के जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एडजस्टमेंट टू न्यू एनवायरनमेंट, जाहिर है स्कूल से कॉलेज में गए हैं तो एडजस्टमेंट उन्हें करनी है। फियरिंग फैमिली का उन्हें जो है वो डर है कि कहीं जो है फैमिली हमारी क्या कहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंपटीशन बहुत होता है उनका कि मेरा वो दोस्त है उसने बाइक ले ली है, मैंने भी बाइक लेनी है, ये वो चीज़ें हैं। आप देखते हैं लड़कियों का क्या है, ठीक है, लड़कियां कहती हैं ग्रेड्स, कि मेरे ग्रेड जो हैं वो, लड़कों का बस यही होता है कि हमने पास होना है या फेल होना है, लेकिन लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं पोजेसिव कि हमारी कितनी ग्रेड आई है, ए ग्रेड आई है, बी ग्रेड आई है, क्या हुई है। एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, गेनिंग अनडिपेंडेंट आइडेंटिटी उनको चाहिए होती है, पीयर प्रेशर होता है, मोरली जो है वो लो होती हैं, प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। करेक्टर डिसऑर्डर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। करेक्टर का क्या मतलब है, जो हमारा किरदार है। तो जो लोग जो हैं ज़हनी बीमार होते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, इस्लाम हमारा और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी अखलाक के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है अहमियत देता है। कुरान पाक में भी है कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है, जिसका किरदार सबसे अच्छा है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा जो है वो बुरी सोहबत में पड़ जाता है तो फिर वो इन सब चीज़ों से दूर हट जाता है, ठीक है। नमाज़ कुरान में उसका दिल नहीं लगता, ठीक है, इन सब चीज़ों से वो दूर रहता है, एथनिक उसका बैकग्राउंड हो जाता है, रिलीजियसली फिर वो जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। नतीजे के तौर पे वो बुरी आदतों में पड़ जाता है, ठीक है, सेक्सुअल डेविएंसी में पड़ जाता है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी उसकी हो जाती है, यानी वो किसी से मिलता मिलाता नहीं है, जब कोई आता है तो लोगों के साथ बहुत लगड़ता झगड़ता है, ठीक है, चीज़ें चुराने की कोशिश करता है, यानी जो एक आम बंदा करता है वो उससे हट के जो है वो काम करना शुरू कर जाता है, ठीक है। इसके कोई रीज़न्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हो सकता है बचपन में उसके वालिदैन जो है मर गए हों, तो फिर जो आसपास के लोग हैं उन्होंने सही सलूक ना किया हो, तो नतीजे के तौर पे क्या हुआ, उसका मेंटल लेवल जो था वो लो हो गया ना। ब्रोकन होम्स हैं, ठीक है, पेरेंटल रिजेक्शन है, लोअर सोशियो इकोनॉमिक है, अनडिज़ायरेबल पीयर मॉडल स्टेटस, होटलिंग टुवर्ड्स ब्रॉडर सोसाइटी, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। ड्रग एडिक्शन, कॉमन ड्रग्स ऑफ अब्यूज़, ठीक है, लोग जो हैं वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, नॉर्कोटिक्स, सेडेटिव, स्टिमुलेंट्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को सुकून देती हैं, ठीक है, हालांकि ये सब कुछ हराम है, तो लोग जो है वो इन चीज़ों के ऊपर पड़ जाते हैं। ज़्यादा नौजवान ही है जो नशे का शिकार होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनमें शामिल हैं। अल्कोहल पीना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो किसी की इज़्ज़त नहीं करते, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ठीक है, तो वो कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो नशे की हालत में होते हैं तो उनसे कोई भी काम करवाया जा सकता है। फिर है जी साइको एक्टिव ड्रग्स, ये कौन से होते हैं, जिसमें स्टिमुलेंट्स शामिल हैं। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, जो हमें स्टिमुलेट करते हैं, यानी किसी चीज़ को पैदा करते हैं, एनर्जी देते हैं। कैफ़ीन है इसके अंदर, और क्या है, एम्फेटामिन है, ठीक है। हम जो चाय पीते हैं उसके अंदर भी कैफ़ीन होती है, ठीक है, और कॉफ़ी पीते हैं उसमें भी होती है कैफ़ीन, ठीक है, लेकिन ये जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं होती, सिर्फ थोड़ी सी मिकदार में होती है। अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे, अगर फॉर कुछ लोग होते हैं ना जो चाय भी ज़्यादा पीने लग जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि नशई है। क्यों कहते हैं, क्योंकि चाय भी हमें जो है वो लिमिट में पीनी चाहिए, एक दफ़ा पीते हैं ठीक है, लेकिन अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, नर्वसनेस होगा, हम परेशान रहेंगे, इंटॉक्सिकेशन हो जाएगी, एक्साइटमेंट रहेंगे, हमें नींद नहीं आएगी। आप ज़्यादा चाय एक दिन में अगर आप 5 दफ़ा चाय पी के देख लें, आप देखें आप उसको उस दिन रात को नींद नहीं आएगी, सही है। इरेगुलर हार्ट बीट, आपके दिल की धड़कन तेज़ रहेगी, पेशाब आपको बहुत ज़्यादा आएगा ज़्यादा चाय पीने से। आप अक्सर लोगों से सुनेंगे कि वो कहेंगे कि चाय पिए तो ज़्यादा यूरिन आ रहा है, ठीक है।
विड्रॉल सिम्टम्स हैं, ठीक है, इरिटेबिलिटी, हेडेक, सर दर्द होने लग जाएगा, मूडीनेस आप हो जाएंगे। एम्पैथी माइंड क्या करता है, अलर्टनेस ऑफ कॉन्फिडेंस, एनर्जी, एपेटाइट जो है हमारी भूख कम लगेगी फिर हमें। तो ये सारे रीजंस हैं इसके। शिज़ोफ्रेनिया क्या है कि ये एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर डिस्टर्बेंस होती है और ये 6 महीने तक तकरीबन रहता है। शिज़ोफ्रेनिया इज़ अ साइकोलॉजी टाइप ऑफ मेंटल इलनेस एंड कैरेक्टराइज बाय डिस्टॉर्शन इन थिंकिंग, परसेप्शन, इमोशन, लैंग्वेज, सेंस ऑफ सेल्फ एंड बिहेवियर। इसकी सिम्टम्स क्या है, हेल्यूसिनेशन, यानी जब हम ज़्यादा नशों का यूज़ करने शुरू लग जाते हैं तो हमें क्या होने लग पड़ती है, हेल्यूसिनाइजेशन। हेल्यूसिनाइजेशन क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इधर बैठी हुई हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही लगेगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया या कोई आवाज़ें मुझे आ रही हैं जो आवाज़ मुझे पसंद है। फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन की अगर घंटी नहीं भी बज रही ना तो मुझे लगेगा कि मेरे फ़ोन की बेल बज रही है। या फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे यहाँ पे वो कोई बैठा हुआ है या कोई है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इस तरह की चीज़ें होने लगी, यानी वो हकीकत में होती नहीं है लेकिन आपको लगता है कि वो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि क्यों आप नशे बन गए हैं, ठीक है, मस्त हैं, वही दुनिया में पहुँचे हुए हैं, तो फिर आपको और ही चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। डिल्यूजन्स क्या है कि फिल्म फॉल्स बिलीव्स एंड सस्पिशियस एंड शेयर्ड बाय अदर्स। डिल्यूजन्स का क्या मतलब, यानी किसी ने आपको गलत जो भी है कोई अकीदा बता दिया तो आप उस पर भी मान ले आए हैं कि हाँ जी भाई ऐसे ही है। एबनॉर्मल बिहेवियर फिर आप शो करते हैं, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है, आपको तमीज़ नहीं होती बोलने की कोई भी, जाहिर है जब आप होश में नहीं है तो आपको तमीज़ कहाँ से रहेगी। डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशंस हो जाते हैं, पैथी चाहिए होता है आपको, ठीक है। ऑब्जर्व फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं और बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल चेंज हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज होती है, आप अपने वजन पे नहीं खड़े हो सकते, ठीक है, डिंग डोंग करके चलते हैं आप, और सब कुछ जो है वो ख़राब हो जाता है। एज ऑफ ऑनसेट क्या है, यूजुअली इन एडोलसेंस है, जवानी के अंदर ज़्यादा ये खतरा होता है। प्रिवेंशन से 1.1 to 100 से, यानी आप ठीक, बहुत मुश्किल है कि आप जो है वो ठीक हो सके। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 20 मिलियन लोगों से ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हैं लोग नशे की हालत से। 2 वेज हैं कैटेगराइज सिम्टम्स करने की, साइको सिम्टम्स, नेगेटिव एंड कोग्निटिव सिम्टम्स, ये भी हम सारी पढ़ चुके हैं। रिस्क फैक्टर क्या है इसका, NIH में जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ट्रीटमेंट फिर इसका क्या होता है कि हम टिपिकली भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और एटिपिकल भी। एटिपिकली के अंदर ये सारी जो है थेरेपी शामिल हैं और टिपिकल के अंदर जो है ये सारे जो है फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जा सकती है कि हमें पता लगाया जा सके इस बंदे को क्या मसला है, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट किए जाते हैं, अचीवमेंट टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, प्रोजेक्ट टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं कि हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट लेते हैं और फिर देखते हैं कि इस बंदे के हिडन इमोशन जो हैं, ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो किस तरह सामने आ रही हैं। ये सारे सामने लिखे हुए हैं कि वो किस किस तरह के होते हैं, इनको आपने देख लेना है। नेक्स्ट जो है टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग कैसे होते हैं कि ऑलवेज मूविंग, वॉकिंग एंड ईटिंग रैपिडली, यानी ये जो लोग होते हैं ना, ये हमेशा जो है जल्दी जल्दी खाते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी पीते सोते हैं, ठीक है। फील इम्पेशेंट विद द ट्रेक एट विच मोस्ट इवेंट टेक प्लेस, यानी जो है बेसब्रे होते हैं। स्ट्राइव टू थिंक और डू 2 और मोर थिंग्स एट वंस, ये चाहते हैं कि 2 काम जो है वो एक साथ कर लें। कैन नॉट कॉप विद लेयर टाइम, ठीक है, इनको जो फालतू बैठना पसंद नहीं है। आर ऑब्सेस्ड विद नंबर्स, मैयर देयर सक्सेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इनको नंबर से प्यार होता है, ठीक है, हर वक्त जो है नंबर गेम खेलते रहते हैं। एग्रेसिवली एंड क्रोनिकली स्ट्रगल टू अचीव मोर, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन का शिकार होते हैं। टाइप बी पर्सनैलिटी के लोग कैसे होते हैं, नेवर सफ़र फ्रॉम अ सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी विद इट्स अकम्पनिंग इम्पेशेंस, ठीक है, बेसब्रे नहीं होते। फील नो नीड टू डिस्कस और डिस्प्ले देयर अचीवमेंट्स अनलेस डिमांडेड बाय सिचुएशन, वो उनको शौक नहीं होता कि अपनी मुँह मियाँ मिठू बने या अपनी कामयाबी लोगों को बिला वजह दिखाते रहें जब तक कि ज़रूरत ना हो उनको बताने की। प्ले फॉर फन एंड रिलैक्सेशन रेदर देन टाइपिंग एस्टैब्लिश देयर सुपीरियरिटी, ठीक है, वो सिर्फ खेलते हैं फ़न के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए कि वो कितना अच्छा खेल रहे हैं या वो क्या चीज़ है। कैन रिलैक्स विदाउट गिल्ट, ठीक है, रिलैक्स हो सकते हैं बगैर अपने आप को मुजरिम ठहराए हुए। रियली हरिड बाय द डिज़ायर और अचीव मोर एंड मोर, ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है कि वो जल्दी मचाएँ अपनी ख्वाहिश को हासिल करने के लिए, वरना जो है वो काम तबीयत के मालिक होते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती है ताकि हम अपने ऊपर जो है वो काम करें और हमारे जो है वो बेहतर हो सकते हैं। ये डिफरेंट आइसबर्ग फिनोमेना है साइकोलॉजी को लेके, ID, ईगो और सुपर ईगो, इसको हम जो है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे डिटेल से, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।